हेलो गाइस, वेलकम टू मैट्रिक कोचिंग सेंटर। जैसे आप लोगों को पता ही है कि आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं शक्ति और ऊर्जा संसाधन। यानी कि शक्ति को ही कहते हैं ऊर्जा, यानी कि एनर्जी। यानी कि शक्ति और ऊर्जा और संसाधन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इसमें से हम आप लोग को पता ही है कि हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट को ही देखेंगे और अन्य अदरवाइज चीज़ को नहीं देखते हैं। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज का हम लोग का खुशखबरी यह है कि मेरा टेलीग्राम अकाउंट बन गया है, जिसमें आप लोगों को बता जाएगा अंत में किस प्रकार से हमारा टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन करेंगे, जिसमें कि पीडीएफ के रूप में आप लोगों को नोट्स, मेरा लिखा हुआ हैंड राइटिंग आप लोगों को नोट्स के फॉर्म में मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लेंगे और हम वीडियो के अंत में बताएंगे क्या टेलीग्राम मेरा कैसे ज्वाइन करना है। आप लोगों को वहाँ हर एक प्रकार की टिप्स एंड तरीका दिया जाएगा कि आप लोगों को किस प्रकार से तैयारी करें, जिसमें कि फुल नंबर हर एक सब्जेक्ट में आ जाए। तो चलिए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों का है शक्ति और ऊर्जा संसाधन। शक्ति अर्थात ऊर्जा विकास की कुंजी है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोगों का है कोयले का उपयोग कर वाष्प शक्ति का विकास इंग्लैंड में सबसे पहले हुआ था। कोयले का उपयोग कर वाष्प शक्ति का विकास जो था वह इंग्लैंड में हुआ था। पेट्रोलियम ने कोयले का स्थान ले लिया और कोयला पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत एवं आणविक ऊर्जा स्रोतों को वाणिज्य ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। अर्थात वाणिज्य ऊर्जा स्रोत हम लोग किसे कहेंगे तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत एवं आणविक ऊर्जा हम लोग कौन सा ऊर्जा कहेंगे, वाणिज्य ऊर्जा स्रोत कहेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो शक्ति संसाधन के प्रकार के बारे में यहाँ बताया गया है। तो शक्ति संसाधन के वर्गीकरण के विविध आधार पर होते हैं। उपयोग स्तर के आधार पर, यानी कि यूज के आधार पर। उपयोग स्तर के आधार पर दो होता है, पहला सतत और दूसरा होता है समापनीय। सौर किरणें, भूमिगत उष्मा, पवन प्रभावित जल आदि सतत शक्ति स्रोत हैं, जबकि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं विखंडनीय तत्व समापनीय शक्ति स्रोत के उदाहरण हैं। उपयोगिता के आधार पर बात की जाए तो पर ऊर्जा को दो भागों में विभक्त किया गया है। तो पहला प्राथमिक ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और तथा रेडियोधर्मी खनिज। और दूसरा है हम लोगों को दूसरा गौण ऊर्जा, जैसे यह प्राथमिक ऊर्जा से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद स्रोत की स्थिति के आधार पर बात की जाए तो शक्ति संसाधन को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला क्षयशील शक्ति संसाधन, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और आणविक खनिज आदि। और दूसरा अक्षयशील शक्ति संसाधन, जिसमें प्रभावित जल आ जाएगा, पेट्रोलियम, गैस तथा आणविक खनिज आदि आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पारंपरिक ऊर्जा स्रोत को देखते हैं। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में बताया गया है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे खनिज ईंधन जो जीवाश्म ईंधन के नाम से जाने जाते हैं, पारस्परिक शक्ति संसाधन है तथा ये समाप्य संसाधन है। तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कैसा संसाधन है, तो यह समाप्य संसाधन है। जो हमारे चैनल से नए जुड़े हैं उसको बता दें कि यह जो हमारा चैनल है, इस पर 2022 में जो मैट्रिक एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसकी फुल तैयारी कराई जाएगी। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हर एक वीडियो आप लोगों के पास पहुंचे। और इस चैनल की खास बात यह है कि वही सवाल पर हम लोग डिस्कस करते हैं जो सवाल को पूछा जाने की चांस है, जो पूछा गया है। चलिए हम वीडियो आगे देखते हैं। 1 जनवरी 2008 तक भारत में 1200 मीटर की गहराई तक पाए जाने वाले कोयले का भंडार अनुमानतः भंडार 26,454 करोड़ टन है। ये सब तो नहीं पूछा गया, इसलिए हम नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। गोंडवाना समूह पर आते हैं। नाम सुने होंगे आप लोग, गोंडवाना समूह। गोंडवाना समूह, इस समूह में भारत के 96% कोयले का भंडार तथा कुल उत्पादन का 99% भाग प्राप्त होता है। यहाँ के कोयले का निर्माण लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। गोंडवाना कोयला क्षेत्र मुख्यतः 4 नदी घाटियों में दामोदर घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी तथा वर्घा गोदावरी घाटी में पाया जाता है। उसके बाद टारसरी युग हम लोग का है, टारसरी समूह
जिसमें हम लोग गोंडवाना समूह के बाद टर्सरी समूह के कोयले का निर्माण, तो वहाँ सवाल पूछा जा सकता है क्या गोंडवाना समूह के कोयले के निर्माण के बाद कौन सा समूह कोयले का निर्माण हुआ, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा टर्सरी। टर्सरी युग का कोयला मुख्यतः असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में पाया जाता है। देखिए कोयले का वर्गीकरण जो यह सवाल है एक, जिसमें एक बार पूछा गया था कोयले का वर्गीकरण, कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले के 4 भागों में जो बांटा गया है उनका वर्गीकरण पूछा गया था। इसे आप लोग 5 नंबर वाले क्वेश्चन यानी उत्तरीय प्रश्न में जैसे लिखा है सेम टू सेम इसे उतार कर अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। तो हम लोग एक बार इसका रिवीजन कर लेते। कोयला जो आप लोगों का भट्ठा साइड में आता है जलाने के लिए, उसी कोयला की बात की गई, कोई दूसरा कोयला नहीं है। तो कोयले की कार्बन की मात्रा पर जो बांटा गया है, कोयले को 4 भागों में बांटा गया। इसका मतलब जो फर्स्ट होगा अच्छा होगा, बिटुमिनस थोड़ा सा उससे खराब होगा, पीट उससे थोड़ा खराब होगा, और लिग्नाइट और पीट जो सबसे खराब होगा। तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कार्बन की मात्रा आधार पर कोयले को 4 वर्गों में बांटा गया। एंथ्रासाइट की बात कर लें तो यह सर्वोच्च कोटि का कोयला यानी सबसे अच्छा कोयला होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होती है। तो यह जलने पर धुआं नहीं देता है तथा देर तक अत्यधिक उष्मा देता है। इसे कोकिंग कोयला के नाम से भी जाना जाता है तथा धातु गलाने में काम आता है। तो अब पूछा जाता है क्या कोकिंग कोयला के नाम से कोयले की किस प्रकार के को जाना जाता है, तो आंसर हम लोग का हो जाएगा एंथ्रासाइट। नेक्स्ट है हम लोगों का बिटुमिनस। उससे थोड़ा सा खराब होगा। तो बिटुमिनस में हम लोग 70 से 90% कार्बन की मात्रा धारण किए हुए रहता है तथा इसे प्रस्कित कर कोकिंग कोयला बनाया जाता है। भारत का अधिकतर कोयला इसी श्रेणी का है। तीसरा हम लोग का लिग्नाइट में है, यह निम्न कोटि का कोयला माना जाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 30 से 70% होती है। यह कम उष्मा तथा अधिक धुआं देता है। इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। वहाँ सवाल पूछा जा सकता है भूरा कोयला के नाम से किस कोयले को जानते हैं, तो आंसर हम लोग का हो जाएगा लिग्नाइट। नेक्स्ट हम लोगों का पीट, इसमें कार्बन की मात्रा 30% से भी कम पाया जाता है। यह पूर्व के दलदली भाग में पाया जाता है। उसके बाद गोंडवाना समूह का कोयला क्षेत्र के बारे में विवरण दिया गया। तो आप लोग एक बार इसे अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। कोयला भंडार इसके उत्पादन की दृष्टि झारखंड का देश में पहला स्थान। तो वहाँ पूछा जाएगा कोयला उत्पादन की दृष्टि में कौन सा राज्य को देश में पहला स्थान प्राप्त है, हम लोगों का आंसर हो जाएगा झारखंड। जैसे हम बता रहे हैं तो आप लोग ऐसे शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेंगे तो अच्छी तरीके से आप लोग ऑब्जेक्टिव सही होगी। तो उसके बाद है इधर पश्चिम बंगाल के रानीगंज में कोयला क्षेत्र के कुछ भाग इसी राज्य में पड़ता है। उसके बाद है धातु उद्योग में उपयोग किया जाने वाला कोयला इन्हीं दामोदर घाटी के क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। यह सब सवाल तो अभी तक नहीं पूछा गया। उसके बाद हम लोगों का आता है जहाँ दिया कोयला उत्पादन क्षेत्र दिया है, आप लोग इसे अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। उसके बाद यह छत्तीसगढ़ भी कोयला उत्पादन करता है, जिसमें सुरक्षित भंडार की दृष्टि से इस राज्य का स्थान तीसरा है, किंतु उत्पादन की दृष्टि में यह भारत का दूसरा बड़ा राज्य है। कभी कभी यह पूछा जाता है पहला छोड़कर दूसरा ही पूछ दिया जाता है, क्या कोयले के उत्पादन में भारत का दूसरा बड़ा राज्य कौन है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। उसके बाद हम लोग का उड़ीसा आता है, उसके बाद महाराष्ट्र आएगा और पश्चिम बंगाल, ऐसे करके क्रम वाइज दिया गया है कहाँ कहाँ कितना कोयला पाया जाता है। उसके बाद हम लोग को टर्सरी कोयला, ऐसे हम लोग अभी तुरंत ही पीछे पढ़े हैं का कोयला को हम लोग 2 प्रकार के कोयले पढ़ते हैं। पहला पढ़े थे हम लोग, फर्स्ट में हम लोग पढ़े थे गोंडवाना, एक था हम लोगों का गोंडवाना और दूसरा है टर्सरी जो पीछे देखे अभी। तो गोंडवाना समूह में हम लोग कहाँ कहाँ का बात किए, तो फर्स्ट नंबर पर हम लोग बात किए थे छत्तीसगढ़ का। गोंडवाना समूह में फर्स्ट पर बात किए छत्तीसगढ़ का, उसके बाद उड़ीसा का बात किए, उसके बाद महाराष्ट्र का बात किए, उसके बाद मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। उसके बाद हम लोग अभी टर्सरी युग के कोयला क्षेत्र के बारे में जानेंगे। टर्सरी युग का बना कोयला नया एवं घटिया किस्म का होता है। तो वहाँ पूछा जा सकता है किस युग में बना कोयला नया एवं घटिया किस्म का माना जाता है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा टर्सरी युग। इस प्रकार से अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव तैयार करते हैं तो किताब कितने भी ऑब्जेक्टिव घुमा के पूछेगा तो आप लोग सही ऑब्जेक्टिव में टिक लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट है यह कोयला मेघालय के में दारगिरी, चेरापूंजी, लेतरिंग्यू, माओलोंग और लारंगिनी क्षेत्र से निकाला जाता है। नेक्स्ट है हम लोगों का लिग्नाइट कोयला क्षेत्र का दिया हुआ है। क्या लिग्नाइट कोयला क्षेत्र कहाँ कहाँ पाया जाता है। लिग्नाइट जो निम्न कोटि का कोयला होता है उसी के बारे में दिया। उसके बाद थोड़ा सा पेट्रोलियम के बारे में जानकारी हम लोग देखते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं इससे। पेट्रोलियम शक्ति के स्रोत के साथ साथ अनेक उद्योग में कच्चा माल
भी है। इससे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं पूछा जाता है पेट्रोलियम से किन किन प्रकार विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है, उनका नाम लिखे। तो आप लोग इससे 2 नंबर का क्वेश्चन उतारेंगे। तो इसका आंसर है गैसोलीन, डीजल, किरासन तेल, स्नेहक, कीटनाशक दवाएं और फिर दवाएं, पेट्रोल, साबुन, कृत्रिम रेशा, प्लास्टिक आदि बनाए जाते हैं। यहाँ से आप लोग लघु उत्तरीय प्रश्न एक बनाएंगे, क्या पेट्रोलियम का उपयोग किस किस चीज़ में होता है। नेक्स्ट है हम लोगों का नेक्स्ट है भारत विश्व का मात्र 1% पेट्रोलियम उत्पादन करता है। भारत में प्रथम बार 1866 में ऊपरी असम घाटी में तेल के कुएं खोदे गए, जो 1890 में डिगबोई के क्षेत्र में तेल मिल गया और 1959 की खंभात के तेल क्षेत्र में खोजी गई। 1975 में मुंबई हाई का तेल का पता चला। इसके बाद भारत में पेट्रोलियम उत्पादन में वृद्धि होने लगी। यहाँ से हम लोगों का एक ऑब्जेक्टिव हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ से किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव पूछता है आपको अभी हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ से अभी सबसे ज़्यादा प्रचलित जो है पूछा जाता है, क्या सबसे पहला तेल क्षेत्र कहाँ हो गया। तो 1890 में डिगबोई में तेल मिल गया था। और इसका अगर प्रथम बार खुदाई करने की बात किया जाए तो असम घाटी में तेल कुएं खोदे गए थे। 1975 में मुंबई हाई का तेल पता चला। यहाँ से हम लोग 2-3 ऑब्जेक्टिव अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। और नेक्स्ट हम लोग का है तेल क्षेत्रों का विवरण। इससे भी 5 नंबर का सवाल कई बार पूछा गया है। तो आप लोग अगर बनाने का मन होगा तो हम अपना नोट्स टेलीग्राम पर अपना उपलब्ध कराएंगे, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों का लिंक दिया जाएगा अभी। तो आप लोग वहां से हमारे ग्रुप में ज्वाइन करके बाद उत्तर पूर्वी 5 तेल उत्पादक क्षेत्र के बारे में दिया गया, इसका शॉर्ट वे में हम लोग नोट्स बना के उस पर डाल देंगे। तो आप लोग अच्छी प्रकार से वहाँ से बना, क्योंकि बुक से अगर इतना आप लोग उतारिएगा और बुक लैंग्वेज में आप लोग को नोट्स बना के याद करना उतना आसान नहीं है। तो इसलिए हम लोग अपनी भाषा में नोट्स बनाएंगे, जो हम अभी उपलब्ध करा देंगे। तो हम लोग इस बार इसका रीडिंग कर लेते हैं। भारत में मुख्यतः 5 तेल उत्पादक क्षेत्र है। उत्तर पूर्वी प्रदेश यह देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है, जहाँ 1866 में तेल के कुएँ खुदाई शुरू की गई थी। आप लोग इससे एक बार स्वयं पढ़ लेंगे। और गुजरात क्षेत्र है, यानी कि भारत का मुख्यतः जो 5 तेल उत्पादक क्षेत्र है उनके बारे में फुल डिटेल दी गई है। गुजरात चाहिए खंभात के बेसिन गुजरात के मैदान में स्थित है। उसके बाद मुंबई हाई क्षेत्र, कई बार यहाँ सवाल पूछा गया मुंबई हाई क्षेत्र क्या है। मुंबई हाई क्षेत्र के बारे में आप लोग 2-4 लाइन शॉर्ट वे में भी क्या कहते हैं बना लेंगे। तो मुंबई हाई क्षेत्र के बारे में यहाँ जानकारी है कि यह क्षेत्र मुंबई से 176 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में अरब सागर में स्थित है। अर्थात मुंबई हाई क्षेत्र जो है मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर स्थित उत्तर पश्चिम की दिशा अरब सागर में स्थित है। यहाँ 1975 में तेल खोजने का कार्य शुरू हुआ था। यहाँ समुद्र सागर सम्राट नाम मंच बना। तो पूछा जाएगा क्या समुद्र सागर नामक मंच किस पर बनाया गया है। तो मुंबई हाई क्षेत्र में बनाया गया, जो एक जलायान है और पानी के भीतर तेल के कुएं खोदने का कार्य करता है। यहाँ 80 करोड़ टन तेल भंडार का अनुमान है। यहाँ का कच्चा तेल पाइप द्वारा स्थल पर पहुंचकर परिष्कृत किया जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। और उसके बाद पूर्वी तट प्रदेश और बाड़मेर बेसिन मिलाकर हम लोग का 5 पुर गया, जो तेल उत्पादक क्षेत्र है भारत का। उसका तेल परिष्करण के बारे में दिया गया है। तो हम लोग यहाँ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। 1901 में भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में स्थापित हुआ था। ये सवाल तो MBBI आप लोग तुरंत ही इसे नोट डाउन करेंगे, क्योंकि कम से कम यह सवाल जो आप लोग देख रहे हैं तो यह कम से कम 10 बार पूछा जा चुका है। 10 बार से ऊपर बात करें तो 10 बार से ऊपर। क्या भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है। तो असम के डिगबोई में और स्थापित हुआ था, जिसका ईस्वी की बात करें तो 1901 में। उसके बाद आज देश में 18 तेल परिष्करण केंद्र कार्य है, यानी कि देश में तेल का सफाई करने वाला परिष्करण केंद्र 18 है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। डायरेक्ट हम लोग विद्युत शक्ति पर आएंगे। विद्युत शक्ति के बारे में पता करते हैं थोड़ा सा। प्रवाहमय जल स्रोत से उत्पन्न शक्ति को जल विद्युत कहते हैं। आखिर जल विद्युत किसे कहेंगे। जल विद्युत उसे कहेंगे प्रवाहमय, यानी कि बहती हुई जल स्रोत से उत्पन्न शक्ति को, यानी बहता हुआ जल स्रोत से उत्पन्न शक्ति को जल विद्युत कहेंगे। जब विद्युत के उत्पादन में कोयला,
पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊष्मा का उपयोग किया जाता है उसे ताप विद्युत कहते हैं। ताप विद्युत किसे कहेंगे, तो ताप विद्युत उसे कहेंगे जब विद्युत के उत्पादन में कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊष्मा का उपयोग किया जाता है तो उसे हम ताप विद्युत कहते हैं। इसके अतिरिक्त विद्युत का उत्पादन आणविक खनिजों के विखंडन से भी किया जाता है, जैसे परमाणु विद्युत कहा जाता है। कहने का अर्थ यह हुआ विद्युत का उत्पादन एक अलग तरीके से आणविक खनिज के विखंडन से भी किया जाता है, जिन्हें हम लोग परमाणु विद्युत कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोगों का जल विद्युत। जल विद्युत में दिया गया है, परंपरा से जल का प्रयोग शक्ति संसाधन के रूप में किया जाता था, किंतु 20वीं सदी में सीमेंट, डायनेमो तथा पोर्टलैंड सीमेंट द्वारा नदियों के बांधने पर के आविष्कार ने जल विद्युत के विकास को तीव्रतर बना दिया। जल एक अक्षयशील नवीकरणीय संसाधन जिसमें उत्पन्न शक्ति प्रदूषण मुक्त होती है। उसके बाद हम लोगों का डायरेक्ट यहाँ इस पैराग्राफ पर आते हैं। क्या भारत में सन 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना पूछा जा सकता है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापना की गई थी, तो 1857 ईस्वी में दार्जिलिंग के जल विद्युत संयंत्र स्थापित की गई थी। इसके बाद कर्नाटक के शिव समुद्रम और कावेरी नदी के कावेरी जलप्रपात से दूसरे जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की। तो पहली कहाँ हुई थी, दार्जिलिंग में, उसके बाद कर्नाटक के शिव समुद्रम में। नेक्स्ट अब हम लोगों का है, अब हम लोग यहाँ कुछ परियोजना दिखेंगे जिसमें वितरण एवं मुख्य जल विद्युत परियोजना के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब तो यहाँ थोड़ा सा दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं विद्युत के यथार्थ स्थापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन के बीच अंतर बना रहता है। विद्युत उत्पादन का उपयोग यूनिट में किया जाता है, तो पूछा जा सकता है विद्युत उत्पादन का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है, तो यूनिट में किया जाता है। एक यूनिट का अर्थ होता है 1000 वाट बिजली 1 घंटा तक इस्तेमाल। नेक्स्ट हम लोग का बात बोले तो भाखड़ा नंगल परियोजना और दामोदर घाटी परियोजना हम लोगों का इसमें है। उसके बाद कोसी परियोजना है, कोसी परियोजना, उसके रिहन परियोजना, हीराकुंड परियोजना, चंबल नदी घाटी परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना, उसके बाद शरावती नदी परियोजना आएगी। इसमें से 2-4 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बता देंगे अभी आप लोग को, और इसमें 2-4 का हम लोग शॉर्ट वे में लिख लेंगे, क्योंकि 5 नंबर कभी कभी भाखड़ा नंगल और दामोदर उमोदर दिया जाता है जो आप लोग से पूछा जाता है। ये सवाल बुक के अभी टेक्स्ट बुक में है, तो आप लोग इस पर डिस्कस करेंगे। इसका थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं, यानी कि एक बार पढ़ लेते हैं। तो भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर हिमालय क्षेत्र के विश्व के सर्वोच्च बांधों से एक है। तो पूछा जाता है भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है, जो कई बार पूछा गया, तो आप लोग इसे तुरंत नोट डाउन करेंगे। भाखड़ा नंगल परियोजना जो है वह हम लोगों का सतलज नदी पर है। उसके बाद भाखड़ा बांध की ऊंचाई की बात करें तो 225 मीटर है। यह भारत की सबसे बड़ी परियोजना, तो पूछा जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा भाखड़ा नंगल परियोजना, जहां 4 शक्ति गृह बनाए गए हैं, एक भाखड़ा में, 2 गंगूबाल और एक कोटला में स्थापित 7 लाख किलोवाट विद्युत शक्ति उत्पादन। हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। इतना हम लोग को याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना रख याद तो रहेगा भी नहीं और याद इतना करना भी है। उसके बाद दामोदर घाटी परियोजना की बात करें, यह परियोजना दामोदर नदी के भयंकर बाढ़ से झारखंड, पश्चिम बंगाल के बचाने के साथ साथ तिलैया, मैथन, कुन्नार और पंचेत बांध बनाकर 1300 मेगावाट जल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने में लगा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट तीसरा हम लोग का आएगा अभी कोसी परियोजना, जो उत्तर बिहार, कोसी परियोजना जो उत्तर बिहार के का अभिशाप कोसी नदी का हनुमान नगर नेपाल में बांध बनाकर 20,000 किलोवाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है, जिसका आधी बिजली नेपाल तथा शेष बिहार को प्राप्त होती है। उनके बाद हम लोग का है रिहंद परियोजना, जो रिहंद परियोजना सोन की सहायक नदी रिहंद पर उत्तर प्रदेश में 934 मीटर लंबा बांध कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर का निर्माण कर बिजली उत्पादित की जाती है। योजना के अंतर्गत 30 लाख किलो विद्युत उत्पादन किया जाता है। इतना हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग नेक्स्ट आ जाएंगे 5वां पर। 5वां हम लोग का हीराकुंड बांध परियोजना, ये इससे भी सवाल पूछा जाता है। हीराकुंड परियोजना जो है वह किस नदी पर है, तो सिर्फ आप लोग इतना याद करेंगे कि हीराकुंड परियोजना जो है हम लोग का महानदी पर है, जो उड़ीसा में विश्व का सबसे लंबा बांध बनाकर 2.7 लाख किलोवाट बिजली उत्पादन किया जाता। तो पूछा जाएगा विश्व का सबसे लंबा बांध बनाकर 2.7 लाख किलोवाट बिजली उत्पादन किया जाता है, वह कौन सा परियोजना है? हीराकुंड परियोजना, जो किस नदी पर है? महानदी पर है। नेक्स्ट हम लोग का चंबल घाटी परियोजना, जो कि चंबल नदी पर, चंबल घाटी परियोजना अगर याद रहेगा तो वह चंबल नदी पर हो जाएगा। और राजस्थान से तीन बांध
गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा स्थापित कर 3 शक्तिगिरी का 2 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है। उसके बाद हम लोग का तीसरा है, सातवां है तुंगभद्रा परियोजना। यह कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा कर्नाटक अवस्थित दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना और जो कर्नाटक आंध्र प्रदेश के सहयोग से तैयार हुआ। तो आप लोग सिर्फ इतना याद कर लेंगे इसमें कि तुंगभद्रा परियोजना जो किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे, उसके बाद अंतिम है सारवती नदी परियोजना। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ताप शक्ति पर। ताप शक्ति के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ताप शक्ति संयंत्र में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है। ये जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। तो जीवाश्म ईंधन किसे कहा जाता है? कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है, जिसे हम लोग जीवाश्म ईंधन कहेंगे तथा ये समाप्त संसाधन है। तो हम लोग इसे सिर्फ रीडिंग वे में रखेंगे, क्योंकि अगर अच्छी तरीके से पढ़ा जाए तो यह बुक पढ़ने में बहुत दिन लग जाएगा। अगर पूरे तरीके से अच्छी तरीके से सवाल वाल बनाया जाए तो आप लोग को पहले ही बता चुके हैं बहुत अत्यधिक सवाल हो जाएगा। लेकिन अगर हम ठीक तरीके से पढ़ें और कौन कौन सा पूछा है और उसी चर्चा कर लें तो हम लोग को अच्छी नंबर आ जाएगा। इसलिए हम उसी पर चर्चा करेंगे जो सवाल पूछा और पूछने का चांस है, जो आप लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं। तो ज़्यादा टाइम इसमें लगा कोई फ़ायदा नहीं। तो अदर सब्जेक्ट जो हम लोग का संस्कृत है, जिसमें हम लोग कमज़ोर रहते हैं, मैथ में साइंस में अत्यधिक मेहनत करेंगे और हमारी भी वीडियो आएगी साइंस, मैथ और संस्कृत पर। इनके बाद हम लोग संस्कृत ही स्टार्ट करेंगे इनके बाद। तो आप लोग उसमें ज़्यादा टाइम देंगे, इसमें बहुत ही कम टाइम देंगे, मात्र आधा घंटा से 1 घंटा टाइम देंगे। थोड़ा पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव देख लेंगे और इसे छोड़ देंगे। ज़्यादा टाइम देने की इसमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि सोशल एक ऐसा सब्जेक्ट है, बच्चा अगर पढ़ के भी नहीं गया है तो कुछ ना कुछ लिख सकता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव जो है इसका पूछा जाएगा तो वो नहीं पढ़ा है बच्चा तो तुरंत ही गलत हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव में आप कुछ ना कुछ तो लिख ही लेंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव ऐसा है, अगर आपको आता है तो फूल का फूल 1 नंबर मिलेगा, अगर आपको नहीं आता है तो 1 में आपको आधा नंबर भी नहीं मिलेगा। लेकिन बिहार बोर्ड सब्जेक्टिव में ऐसा किया है, अगर बच्चा कुछ लिख भी रहा है, अगर कोई क्वेश्चन का आधा आंसर लिख रहा है, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को अगर 2 पन्ने में लिखने बोल रहा है, तो आप अगर 1 पेज लिख के आए हैं तो आप लोगों को कम से कम 2 नंबर, 5 में से 2 तो अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में आप गलत कर रहे हैं तो 1 में से 1 का कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि 0 आएगा अगर आप गलत कर रहे हैं, और 1 का 1 सही मार रहे हैं तो सही मार रहे हैं। तो आप लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ज़्यादा हम लोग ऑब्जेक्टिव में फोकस करना है, सब्जेक्टिव को कम करना है। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी देश का अधिकतर ताप विद्युत शक्ति उत्पादन कार्य करता है, ये एक कंपनी है। उसके बाद है परमाणु शक्ति, जो उच्च अनुभार वाले परमाणु विखंडित होते हैं, जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इलेमाइट, वेनेडियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट, यूरेनियम, मोनोजाइट आदि आणविक खनिज है। भारत में मोनोजाइट केरल राज्य में प्रचुरता से पाया जाता है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यूरेनियम परमाणु ऊर्जा का कच्चा माल है। तो वहाँ पूछा जाएगा यूरेनियम परमाणु ऊर्जा का कच्चा माल क्या है, तो आप लोग का डायरेक्ट आंसर मारेंगे यूरेनियम, जो विभिन्न प्रकार के प्राचीन सेल से प्राप्त किया जाता है। इनमें पिट्जब्लैंड और जिसमें 50 से 80% तक का यूरेनियम पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोगों का तारापुर परमाणु विद्युत गृह, नहीं यहाँ से पढ़ते हैं। भारत में 1955 में प्रथम आणविक रिएक्टर मुंबई के निकट तारापुर में स्थापित किया गया। तो भारत में प्रथम आणविक रिएक्टर कब स्थापित किया गया था, तो 1955 में प्रथम आणविक रिएक्टर मुंबई के निकट तारापुर में स्थापित हो। कई बार पूछा गया है प्रथम आणविक रिएक्टर जो है कहाँ स्थापित किया गया था, तो मुंबई के निकट तारापुर, कितना ईस्वी में, तो 1995 ईस्वी में। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जिसका मुख्य उद्देश्य था उद्योग एवं कृषि को बिजली प्रदान करना था। देश में अभी तक 6 परमाणु विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं, जिनका अभी हम लोग वर्णन दिया गया। कई बार 1 या 2 बार शायद पूछा गया है, और इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है क्या कौन परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है। तो इसमें पहला हम लोग का है तारापुर परमाणु विद्युत गिरी, जो बहुत ही फेमस है। यह एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है, जहाँ जल उबालने वाली 2 परमाणु भट्टियाँ हैं, जिससे प्रत्येक उत्पादन क्षमता 200 मेगावाट से अधिक है। जब अब यहाँ यूरेनियम के स्थान पर थोरियम से प्लूटोनियम बनाकर विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, तो क्योंकि भारत में थोरियम के भंडार में काफ़ी समृद्ध है। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव के 5 नंबर में कभी कभी पूछा जाता है क्या भारत में जो 1955 में प्रथम आणविक रिएक्टर मुंबई के निकट तारापुर में स्थापित किया गया था, उनका उद्देश्य था कृषि में बिजली प्राप्त करना। तो पूछा जाएगा देश में वर्तमान जो 6 परमाणु विद्युत गिरी है, उनमें से किसी 3 या 4 का वर्णन करने के लिए 5 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो आप लोग को हम शॉर्ट वे में टेलीग्राम चैनल पर इसका हम नोट्स उपलब्ध करा लेंगे। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको उस पर क्लिक करके हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ग्रुप का हम लोग का नाम है मैट्रिक कोचिंग सेंटर
पहले वाला एम जो लिखना है आप लोग को कैपिटल में लिखना है, उनके बाद सभी को स्मॉल में लिखना है। तो आप लोग को मैट्रिक कोचिंग सेंटर अगर आप उस पर डालेंगे तो मेरा चैनल शो करेगा, और हमारा जो लोगो जो डीपी की बात करें जो हमारा चैनल पर लगा हुआ है सक्सेस नाम का, वही सक्सेस नाम का आप लोग के सामने आएगा। तो आप लोग वहाँ क्लिक करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार की समस्या रहेगी बोर्ड से जुड़ी हुई तो आप लोग वहाँ में डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं और हम उसका जवाब देंगे आप लोग को। नेक्स्ट हम लोग का इनका जो ये जो है देश का परमाणु विद्युत गृह स्थापित किए हैं, और इनके बारे में जो 5 दीर्घोत्तरीय पूछा जाए इनका शॉर्ट पेमेंट नोट आप लोग को हम उपलब्ध करवा देंगे। नेक्स्ट है फिर मेरा है राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह, यह राजस्थान के कोटा में स्थापित है। यह चंबल नदी किनारे है जिसमें जल प्राप्त होता है। यह बिजली के कनाडा के सहयोग से बना है। नेक्स्ट हम लोग का है कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह जो तमिलनाडु में स्थित परमाणु की स्वदेशी प्रयास से बना है। उनके बाद नरोड़ा परमाणु विद्युत गृह जो उत्तर प्रदेश बुलंदशहर के पास स्थित है, जहाँ 235 मेगावाट की दूरी रखता है। ककाड़ापाड़ा परमाणु विद्युत गृह जो गुजरात राज्य में समुद्र के किनारे स्थित, इस विद्युत गृह 1992 में विद्युत का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। उसके बाद है केगा परमाणु विद्युत गृह जो कर्नाटक राज्य के जागवार जिला में। तो एक जो टी बनता है क्या, केगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में है, तो कर्नाटक राज्य के जागवार जिले में। नेक्स्ट हम लोग का है कुंडनकुलम परमाणु विद्युत गृह। कुंडनकुलम परमाणु विद्युत गृह जो इस परमाणु विद्युत गृह निर्माण रूस के सहयोग तमिलनाडु तूतुकुड़ीन बंदरगाह के निकट चल रहा। अभी यह निर्माणाधीन है। 2010 मध्य तक यह उत्पादन प्रारंभ होने की संभावना है, तो अभी तक हो भी गया होगा। नेक्स्ट है हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। भारत इस समय विश्व का एक ऐसा देश जिसने नवीकरणीय और गैर पारंपरिक स्रोत के उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित कर ली है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत सर्वथा प्रदूषण मुक्त होता है। उसके बाद है सौर ऊर्जा जो पूछा जाता है, सौर ऊर्जा किसे कहते हैं। सौर ऊर्जा यहाँ से आप लोग 2 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। सौर ऊर्जा उसे कहेंगे जो फोटोवोल्टाइक सेलों में विकसित सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। यह कम लागत पर वाला पर्यावरण के अनुकूल तथा निर्माण के आसान होने के कारण अन्य ऊर्जा स्रोत की अपेक्षा लाभदायक है। नेक्स्ट हम लोगों का आएगा सौर ऊर्जा के बाद पवन ऊर्जा के बारे में है। पवन ऊर्जा में दिया गया पवन ऊर्जा पवन की चक्कियों की सहायता से प्राप्त ये सब जो दिया हुआ है तो आप लोग उसमें एक बार इसे पढ़ लेंगे। पवन चक्की पवन की गति चलती है, टरबाइन को चलाती है। इससे गति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश है। यहाँ मानसून एवं पछुआ पवनों की ऊर्जा के स्रोत रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय पवनें स्थलीय समुद्री समीरों के विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोगों का अब है ज्वरीय तथा तरंग ऊर्जा के बारे में दिया गया है। भूतापीय ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे जो आप लोग को साइंस में भी मिलेगा। यह ऊर्जा पृथ्वी के उस ताप से प्राप्त किया जाता है जब भूगर्भ से मैग्मा निकलता है तथा अपार ऊर्जा निर्मुक्त होती है। गीजर कूपों से निकलने वाली गर्म जल तथा गर्म झरनों को भी यहाँ से अभी तक एक भी सवाल नहीं पूछा गया। बायोगैस या जैव ऊर्जा स्रोत से भी सवाल नहीं पूछा है, तो आप लोग इसे पढ़ लेंगे सिर्फ और छोड़ देंगे। डायरेक्ट हम लोग ऑब्जेक्टिव पर आ जाते हैं इस बुक का, जो कि पूरा MBBI है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो अभी तुरंत बताएं आप लोग को असम। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा अभी तुरंत जस्ट 2 मिनट पहले देखे थे तारापुर इसका आंसर। कौन सा ऊर्जा का और नवीकरणीय स्रोत है, तो कोयला इसका आंसर। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है इसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। और छठा नंबर की बात करें तो गोंडवाना समूह कोयला का निर्माण कब हुआ था, तो अभी तुरंत ही पढ़े हैं, तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व। नेक्स्ट हम लोगों का भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है, तो इसका आंसर हम लोगों का हो जाएगा झारखंड। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, अभी तुरंत पर एंथ्रासाइट। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, जो खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। आप लोग इसका आंसर तो खुद ही जानते हैं, तब पर आप लोग को बता देते हैं। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर सिंपल सा हो जाएगा डिगबोई। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो पेट्रोलियम के साथ। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी अवस्थित है, जो कि है सतलज पर। आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो आप लोग अभी तुरंत दिखाए हैं, तो आंसर हो जाएगा अभी तुंगभद्रा। नेक्स्ट हम लोग का ऑब्जेक्टिव है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन सा है, तो बरौनी यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, तो आंसर घ नंबर जादवगोड़ा।
जादूगोड़ा। और एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तो एशिया, भारत की, एशिया नहीं सॉरी, तारापुर। इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का तारापुर। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का राजस्थान। नेक्स्ट है हम लोग का जवड़ीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का खंभात की खाड़ी। देखिए इसमें से जो लघुत्तरीय की बात करें तो कम से कम इसमें लघुत्तरीय देखिए 15 दिया गया है, तो हम ये बताएंगे जितना आप लोग को सिर्फ वही उसी को कंप्लीट करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। तो अभी हम आप लोग को बता देते कौन कौन सा करना है। तो आप लोगों को डायरेक्ट इसका पहले 5 नंबर बनाना है। पेट्रोलियम के किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है, एक ये सवाल बनाना है। और नीचे की तरफ डायरेक्ट 5 नंबर बनाना है, क्योंकि पूरा आप लोग को नहीं बनाना है। जो बच्चे हमारे नए पढ़ने आए हैं तो नए पढ़ने वाले बच्चों को हम बोल दें कि इस चैनल का जो रूल है, अभी इसके पहले 4 लेक्चर ज्योग्राफी का दे दिया गया, तो आप लोग पहले उसे देख लें, तब इस चैनल पर जो पढ़ाया जाता है उसका तरीका समझ में आएगा। क्योंकि हर एक चीज़ पर हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, इसलिए टाइम आप लोग करना लेते हैं और वीडियो में सिर्फ बता देते हैं। आप लोग पहले से ही जानते हैं इस पर किस प्रकार से पढ़ाया जाता है, तो आप लोग बना लेंगे। तो पेट्रोलियम के 5 नंबर सवाल बनाएंगे। उनके बाद हम लोग सागर सम्राट सब की नीचे चालते चलो ये सब ध्यान नहीं देंगे। उसके बाद डायरेक्ट आ जाएंगे हम लोग 11 नंबर पर। ताप शक्ति क्यों समाप्त साधन है? परमाणु शक्ति किन खनिजों से प्राप्त होता है? इससे बनाएंगे। मोनोजाइड भारत में कहाँ कहाँ उपलब्ध है? नहीं, इसको नहीं बनाएंगे। 13 नंबर नहीं बनाएंगे, सॉरी 13 नंबर हम लोगों को नहीं बनाना है। 11 12 बनाना है और 5 ऊपर में जो बनाना है। उसके बाद इसमें हम लोग को एक सवाल हीराकुंड तुंगभद्रा ही राज्य में स्थित है। चलिए इसमें 3 सवाल हो गया। और दीर्घ में हम लोग बनाएंगे इसमें से शक्ति के संसाधन का वर्गीकरण विभिन्न आधार पर अनुसार सौदा पर, इसके 1 नंबर बनाना है। उसके बाद गोंडवानाकार के कोयले भारत में वितरण पर प्रकाश डालिए, इसको बनाना है, 3 नंबर बनाना है। उसके बाद भारत 5 नंबर बनाना है, भारत में खनिज तेल के वितरण का वर्णन करें। आप लोग अभी घबराना नहीं है, क्योंकि आप लोग सिर्फ अभी बनाना है और इसमें कौन कौन सा याद करना है। तो आप लोग को हम लोग जब 9 यानी कि 3 महीना जब बचेगा, आप लोग को बताया जाएगा इसमें से सजेस्टेड क्वेश्चन, तो आप लोग कौन कौन सा बनाना है। तो 1 बनाना है, 3 बनाना है, 5 बनाना है। उनके बाद आप लोगों को डायरेक्ट इसमें से 7 नंबर बनाना है। संक्षिप्त भौगोलिक टिप्पणी लिखें। तो भाखड़ा नंगल परियोजना लिखना है, दामोदर नदी घाटी परियोजना, कोसी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, हिरन परियोजना, जो आप लोग बुक से लिख सकते हैं। इसमें आप लोग लिखना है, इसमें 3 4 लिख लेना, पूरा नहीं पूछा जाता, कभी 3 या 4 लिखा जाएगा, आप लोग को स्पष्ट करने कहेगा। अंतिम में मेरा क्वेश्चन है, भारत की नीचे 4 विद्युत गृह का उल्लेख कीजिए और 8 नंबर बनाए। तो आप लोगों को अगर अपनी खुद से नोट बनता है तो बनाइए, अगर नहीं बनेगा तो हमारा चैनल का डिस्क्रिप्शन में जो इसका लिंक दिया गया तो उसमें आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम आप लोगों को प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और मेरा जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ ये सारी क्वेश्चन आंसर की PDF डाल दी जाएगी, जिससे आप लोग आसानी से इसे बना पाएंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए।